हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से कक्षा 7 चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। रक्त और हमारा शरीर में यहाँ पर लेखक ने इसे एक निबंधात्मकता से प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव के शरीर में रक्त कणिकाएँ क्या काम करती हैं, किस प्रकार से मानव को मनुष्य को अपना ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ की कमी की वजह से उसे कमज़ोरी होती है। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस चैप्टर में अपने मंतव्य को रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी अर्थात खून की कमी। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि दिव्या कौन थी और उसे क्या हुआ था, वह किस बीमारी से ग्रसित थी और उसे हॉस्पिटल कौन लेकर के गया, और वहाँ पर अनिल को जान पहचान का कौन सा डॉक्टर या डॉक्टरनी मिली। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, यानी जिसमें जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना यानी पहुंच जाना, वहां पर स्थित हो जाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करना यानी अंदर जाना, कमरे के अंदर जहाँ पर डॉक्टर दीदी अपना काम कर रही थी। अब अनिल रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ डॉक्टर दीदी के पास पहुँच गया तो किया तो पाया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहाँ दिव्या को कौन सी बीमारी थी, उसको एनीमिया की बीमारी थी। एनीमिया यानी रक्त की कमी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अनिल के मन में यह जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव यानी तरल पदार्थ, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे कणों को देखने वाला एक उपकरण द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा होता है जिसमें असंख्य रक्षक वस्तुएं होती हैं। ये एक कहावत के तौर पर यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। कण इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। आगे देखते हैं फिर अनिल ने रक्तों के बारे में क्या जाना और उसे देख करके कैसा महसूस हुआ।
अब अनिल स्लाइड को देखता है। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण यानी छोटे छोटे टुकड़े, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही जो एक प्रकार का मीठा होता है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाल रक्त कण किसकी बनावट की तरह से लगते हैं? तो बालूशाही की बनावट की तरह से लगते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ध्यान रखने योग्य बात है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कीजिएगा। यदि 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें कितने लाल कण मिलेंगे? तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने ऐसा कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चे माल की ज़रूरत यानी जो हम विटामिन वगैरह लेते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में ये लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और यह पौष्टिक आहार लेते हो जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ, चुस्त और तंदुरुस्त बनाते हैं। अब आगे जब जानने की जिज्ञासा हुई तो फिर डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि एनीमिया किसको कहते हैं? रक्त कण लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं जो रक्त में बनते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। भारत देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, अर्थात खाएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न
लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? अब यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बातें कि अनिल ने डॉक्टर दीदी से रक्त के बारे में दूसरा प्रश्न क्या किया। उसका उत्तर देते हुए दीदी बताती हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी हमारे रोग अवरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, यानी कि खून बहने से रोकना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बहना बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये होता है बिम्बाणुओं का काम। ऐसा डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। अनिल बोला, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए ऐसा कहा। अब अनिल ने फिर दीदी से बात करते हुए पूछा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। आगे डॉक्टर दीदी बताते हुए कहती हैं कि ऐसी आपात स्थिति के लिए, यानी आपातकालीन स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने की कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 से अधिक या 18। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर उतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश,
अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पेट ठोकते हुए कहा। तो देखा बच्चों, यहाँ पर रक्त के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किन बीमारियों से बचना चाहिए। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।